दूसरी बात पे आऊंगा, नंदी पे जवाब दीजिए भाई। 5 करोड़ के आरोप पे आपने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी? शमशाद जी भी घटना हुई, हमने तो शिष्टाचार के साथ नहीं, आपके पास सबूत है, आपके पास अगर सबूत है तो आप कोर्ट में लेकर जाइए। आप अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहिए कि सत्याग्रह करें, धरना दे, प्रदर्शन से कोर्ट में जाएं। ये अफवाहें फैलाकर मुंह से खाली इल्जाम लगा देंगे तो कोई आरोपी नहीं होता है। आपके पास है, आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई गवाह है तो आप लेकर कोर्ट में जाइए। अगर आपकी बात न माना जाए तो आप कहिए। कैसी राजनीतिक सुचिता, कैसी राजनीतिक संस्कारों की बात करते हैं आप? कौन से राजनीतिक संस्कारों की बात करते हैं? आप तो खुद कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि आरोपी है? आवाज तक नहीं, आप बताएं ना कि कोई एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का आपको सही लगता है? कि अब एसआईटी की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। आप कनेक्शन उजागर होंगे। देखिए ये राजनीति, नंदी को भी न्यूट्रलाइज करने लगी भाजपा अचानक से। छोड़ दीजिए, तो नंदी पे कोई सवाल नहीं था। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बदलिए। यही वजह है कि लगातार जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं को दरकिनार करती चली जा रही है। ये पक्षपात की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये अगड़ा पिछड़ा की राजनीति, ये क्या उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अब ये सब होने वाला। ठीक है, मजहब के नाम पर यहाँ पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम चर्चा जरूर आगे रखेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी पर, जो कि उन्होंने एक बयान दिया है और उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अतीक अहमद को लेकर उन्होंने बयान दिया, शाइस्ता परवीन को लेकर उन्होंने बयान दिया, और इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, ये जो बयानबाजी हो रही है वो मजहब से जोड़कर देखने की कहां जरूरत आ रही है, या फिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ओवैसी साहब? शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन कहा गया तो उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। नहीं, देखिए ओवैसी साहब की तकलीफ ये है कि उनको, देखिए यूपी में उनका कोई जनाधार तो है नहीं, तो वो ऐसा कुछ बोल के ही अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए उनके इन बयानों का देखिए सीधा सीधा जो लॉस अगर किसी को होगा तो वो समाजवादी पार्टी को होगा, जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो वो बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि कहीं से लॉस करने की उनका प्रयास है। हाँ। लेकिन जो माफिया तंत्र इस तरीके से समाजवादी पार्टी के सरकार में, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे जिसकी बात कर लीजिए आप, अगर वो इस तरह के माफिया बने, दुर्दांत अपराधी बने, तो उसको संरक्षण किन सरकारों ने दिया? और जो उसकी हत्या हुई है, उनके हत्यारों के साथ जो सरकार कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो उनके खिलाफ किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनका महिमांडन सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार उनका महिमांडन कर रही है। अगर वो वहां पे तुरंत उनको टारगेट करके पुलिस वाले किसी को मार देते तो यही विपक्ष जो है उनके पीछे पड़ जाता है योगी सरकार के, कि देखिए उनके अपराधी, उनके गवाह थे, उनको आपने गोली मार दी। तो विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम ही है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का। तो रही बात सुशासन की बात, देखिए तब होती है जब आप प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था लाते हैं, आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर लाते हैं, तब आपको वोट मिलता है। वो वोट किस लिए मिल रहा है? क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था, और उस कानून व्यवस्था के आधार पर ये जो राज्य है प्रगति कर रहा है। संदीप जी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई मारो तो दिक्कत, ना मारो तो दिक्कत। सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, करे तो करे क्या? हाँ, एकदम साफ है। तला साहब, अरे देखिए, कह रहे वोट क्यों मिलता है, इनको भी पता वोट क्यों नहीं मिलता। इन्होंने तुष्टीकरण की हद पार कर दी उत्तर प्रदेश में, वोट इसलिए इनको मिल रहा है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत नहीं चलेगी, ये इनको भी पता है। बहुत दिन तक ये सांप्रदायिकता की राजनीति चलने वाली नहीं, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं है। चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे जिस समुदाय का वर्ग हो, भाजपा को सभी मजहब और सभी संप्रदायों का वोट मिला है। किसी एक संप्रदाय का वोट नहीं मिला है भाजपा को। नहीं, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। बीजेपी ने अगर धर्म और जाति की राजनीति की होती तो उतनी आगे बढ़ने वाली पार्टी नहीं थी, वो विकास की राजनीति करने वाली। एक सेकंड संदीप जी, आप कह रहे हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति है इसलिए बीजेपी को वोट मिल रहा है। 2017 से पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब ओवैसी साहब क्यों नहीं यहां पर वोट ले पाए? तब तो ऐसा कुछ नहीं था ना, अगर आपकी बात सही मान ली जाए तो। कि वोट लेने की बात ही नहीं, बात ये हो रही कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति का सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं होता? ये सवाल उनसे भी होना चाहिए ना, कि क्यों लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को जोड़ रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं, पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं, पसमानदा समाज का उद्धार कर रहे हैं।
करके लोगों को बातक लोगों को छोड़ दिया क्या? ये राशिद साहब को नहीं दिख रहा है कि सरकार जो है वो मुस्लिमों के लिए क्या कर रही है, ये नहीं दिख रहा है अनुज भाई। इनको सिर्फ ये दिख रहा है तुष्टीकरण, चूंकि ये इनके जो सहयोगी रहे, इनके जिनका दिक्कत कहाँ आ रही है, यही लोग करते रहे, यही दिक्कत कहाँ आ रही है, ये समझाइए। विकास के मार्ग, एक सेकंड संदीप जी, दिक्कत समझ लेते हैं ना। आज विकास के अगर उसमें चर्चा, विवेक पांडे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूँ विवेक जी आपके पास, ठीक है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ, तलहा साहब बोल लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? जी बोलने दीजिए, ये बीच में बोलने जवाब कोई बात नहीं, डिबेट होता है, बोलिए। माइनॉरिटी के बजट में सरकार ने लगभग 40% की कटौती कर दी। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी, आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की कर दी। सरकार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है कि वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है, ठीक है, शमशी आजाद जल्दी से जवाब दीजिए। विवेक पांडे जी आ रहा हूँ और इसके बाद राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए शमशी आजाद जी, जवाब दीजिए तलहा रशीदी जी का। जी नहीं, तलहा रशीदी जी जैसे लोगों का जवाब देना कोई बहुत जरूरी नहीं समझा जाता। इनके बेबुनियाद इल्जाम, ये सिर्फ एक बिरादरी की बात करने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, देश में अमन चैन को खराब करने वाले लोग। आप ये देखें कि दूसरी सरकारों ने मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को 2-4 मंत्री पद जरूर दिए थे, लेकिन 5600 दंगे, इतिहास गवाह है कि 2012 से 2017 तक त्राही मची थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वो वक्त अच्छा था कि आज का ये उत्तर प्रदेश, आज का ये हिंदुस्तान अच्छा है कि जहां कम से कम अल्पसंख्यक समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग देश की तरक्की की बात करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। यही बातें इन विपक्षियों के दिल पर, इन विपक्षियों के सीने पे सांप लौटने का काम करती है। विवेक पांडे जी जल्दी से रखिए बात, राज शर्मा जी वेट कर रहे हैं। अब वो समझदार हो गए हैं, अब वो बहकावे में नहीं आ रहे। इनकी लगातार हार जो है, ठीक है, की तरफ ले जा रही है। शमशी जी ठीक है, विवेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो बड़ी आश्चर्य से अभी शमशी भाई को सुन रहा था। भाई मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि इनके नेतृत्व में तालमेल और संतुलन बिल्कुल नहीं है। इनके गृह मंत्री अमित शाह जाकर के भाजपा के इतने बड़े नेता कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे, और उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिमों के दम पे निकाय चुनाव लड़ने के ढोल पीट रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा मुस्लिमों को चाहती क्या है, मतलब करना क्या चाहती है उनके साथ। और कहीं ना कहीं ओवैसी जी की दिक्कत ये जायज है, क्योंकि जहां जैसे ही अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया कि मुस्लिमों के आरक्षण समाप्त करेंगे और यहाँ पसमानदा पे दांव खेला जा रहा है, तो ओवैसी जी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी दिक्कत जायज है कि अब ये मुस्लिम कहीं जाग करके फिर समाजवादी पार्टी की तरफ लौट न जाए। तो ओवैसी जी अपने प्रयास में लगे हैं और भाजपा अपने प्रयास में। भाजपा फिर भी अभी संदेहास्पद है, भाजपा कंफ्यूज है। अनुज भाई, इन्हीं का नेता कहता है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, यूपी में पसमानदा की बात करते हैं, सम्मेलन कराते हैं। भाई भाजपा की नीति क्या है ये बताइए, पहले ये स्पष्ट कर दिया। आज ये स्पष्ट करते हैं, जिस मुस्लिम वर्ग को भाजपा के नेता कोसते हैं, एक से एक संबोधन करते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, जरा ये बता दें आज पसमानदा पे दांव खेल रहे, कर्नाटक में तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाई वास्तव में भाजपा है कौन? अमित शाह के बयान भाजपा के हैं कि मोदी जी के बयान भाजपा के हैं कि जो ये बैठ करके यहाँ परोस रहे हैं छवि सुधार का कार्यक्रम, ये भाजपा है। मुझे भाजपा को पहले ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि भाजपा खुद कंफ्यूज है। अरे चिल्लाइए मत भाई, आप सत्ता में आपको शर्म आनी चाहिए। जो पैनलिस्ट बोल रहा है सबके बीच में कूद रहे हैं। सत्ता इतनी हतोत्साहित होती है क्या? सत्ता ऐसी होती है क्या? संयम नाम की चीज नहीं है। जो पैनलिस्ट बोल रहा है सबके बीच में कूद जाती है। ये कौन सी बात होती है? ठीक है, आता हूँ राज शर्मा जी चर्चा में आइए। सर राज शर्मा जी चर्चा में होना चाहिए। राज शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए। राज शर्मा जी चर्चा में आइए। भाई अब ये मैसेज दे रहे हैं हम लोग समाज में, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। ये मैसेज दे रहे हैं राज शर्मा जी, हम समाज में हिंदू और मुस्लिम पर बातचीत होगी क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी शमशी आजाद साहब कह रहे थे नीतीश कुमार जी के लिए कि वो गुंडों के संग खड़े। मुझे इतना तो बता दें, ये बृजभूषण सिंह जो एमपी हैं, इनके संग कौन खड़ा, इनका नेता, ये तो बताना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो आप लोग एक जो तरीका अपना लिया है धर्म के नाम पे राजनीति करने का, ये सन 2014 से पहले राजनीति विपक्ष हो या पक्ष हो, एक दूसरे का कहीं पे कहीं ना कहीं सम्मान करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पहले 2014 से पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे, आज एक दूसरे को गोली मारने में तुले हो। ये जहर किसने बोया? आप बेचारा बन जाते हो, आपके मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, बेचारा बन जाते हैं। अगर इस भारत देश का प्रधानमंत्री बेचारा बन जाए तो इसका विदेशों में क्या संदेश जाता होगा? क्या ये शमशी साहब बता सकेंगे? एक दूसरी बात,
बुजुर्ग कहते हैं जब आप ताकतवर होते हैं तो आपका सबसे पहले आपको अपना गुस्सा खत्म करना होता है, लेकिन ये तो आग बबूला है, सुनते ही नहीं है, ये विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं।